चैप्टर 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है जी, चैप्टर 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े और लास्ट सैटरडे हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है जी, कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हैं। सबसे पहले दिन पढ़ा था, फटाफट से स्क्रीन को देखिएगा। सबसे पहले दिन पढ़ा था कि दो तरीके की इंटरप्राइजेज होती हैं। ठीक है जी, प्राइवेट और पब्लिक। डन। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहीं से स्टार्ट किया था, ये रहा बोर्ड पे, ध्यान से देखना क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ। दो तरीके की इंटरप्राइजेज होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। प्राइवेट वो होती हैं जो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होती हैं, और पब्लिक इंटरप्राइजेज होती हैं विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट रहता है, जबकि पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर रहता है। चैप्टर 2 प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में है और चैप्टर 3 जो है वो पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अंदर हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। एक था सोल, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है हमारा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसमें से बेटा जी हम 4 टॉपिक्स एंड कर चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कर चुके हैं, पार्टनरशिप एंड हो गया, एचयूएफ एंड हो गया, कंपनी एंड हो गया, बस हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बचा है। और फर्स्ट डे मैंने आपको इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई थी। जैसे सोल प्रोप्राइटर के बारे में बताया था कि वो सिंगल ओनर होता है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक पूरी फैमिली होती है, हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। यू मस्ट हैव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फैमिली का जो हेड होता है वो कर्ता कहलाता है। ये सब चीजें हम पढ़ के आए हैं। कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होती है। अनलिमिटेड ओनर्स होते हैं, कितने भी ओनर्स हो सकते हैं। याद है सारी बातें? ये सब कुछ चैप्टर 1 का हमने पढ़ा था। फिर हमने बेटा जी इसके मैरिट्स और डीमैरिट्स पढ़ने के लिए 7 बेसिस बना लिए थे। आपको स्क्रीन पे 6 दिख रहे होंगे क्योंकि एक हम भूल गए थे, वो हमने बाद में ऐड किया था, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला बेसिस था फॉर्मेशन, दूसरा बेसिस था कंटिन्यूटी, तीसरा था डिसीजन मेकिंग, कैपिटल, मैनेजरल स्किल्स, लायबिलिटी, और एक हमने जो इसमें ऐड किया था बाद में, दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट्स। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट। ठीक है जी, फिर हमने इसमें जो ऐड किया था दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर हमने चारों के मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटर के, ये रहे सोल प्रोप्राइटर के, पार्टनरशिप के, एचयूएफ के, सबके मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे। ये आप देख सकते हो बोर्ड पे, ये सोल प्रोप्राइटर के मैरिट डीमेरिट है। ये देखो, ये स्क्रीन, सोल प्रोप्राइटर के मैरिट डीमेरिट, इजी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते हैं, डीमेरिट कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर कुछ भी हो जाता है तो ओनर के बिजनेस एसेट्स भी जाएंगे और ओनर के पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। ये रहे पार्टनरशिप के मैरिट्स और डीमेरिट्स। इजी फॉर्मेशन, बैलेंस डिसीजन होता है, रिस्क शेयर हो जाता है। डीमेरिट्स, कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे सोल प्रोप्राइटर के और पार्टनरशिप के। फिर नेक्स्ट डे पढ़े थे एचयूएफ के और कंपनी के, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एचयूएफ। ये रे बोर्ड पर देखो, इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजंस क्योंकि सारे डिसीजंस कौन लेता है? कर्ता। कंटिन्यूटी पॉसिबल क्योंकि जैसे ही कर्ता की डेथ हो जाएगी नेक्स्ट हैंडल मेंबर विल बी कर्ता। आई गेस आप पढ़ रहे हो जो मैं समझा रही हूँ। लायबिलिटी वाला पॉइंट बेटा जी मैरिट्स में भी था और डीमेरिट्स में भी था कि जो को पार्टनर्स होते हैं,
जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। डीमेरिट्स लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स और कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लास्ट में बढ़े थे कंपनी के मैरिट्स और डीमेरिट्स। कंपनी में बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि अनलिमिटेड कैपिटल हो जाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ये देखो, कंटिन्यूटी पॉसिबल, अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड लायबिलिटी। और डीमेरिट फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है पिछली क्लास में कि कंपनी का फॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। 4 स्टेप्स में होता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। डिसीजन लेने में ये लोग बहुत ज्यादा डिले करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। मैरिट्स और डीमेरिट्स के बाद हमने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट की थी कि हम चारों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटर को डिटेल में पढ़ा था, लेकिन मजे की बात है कि सोल प्रोप्राइटर में कोई क्वेश्चन था ही नहीं। फिर हमने एचयूएफ को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन मिला, दैट वाज टाइप्स ऑफ एचयूएफ, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एचयूएफ, एक होता है दया भाग और एक होता है मिटकाशरा। दया भाग सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है और मिटकाशरा रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रिवेल करता है। दया भाग जो होता है वो बेटा जी कहाँ पे प्रिवेल करता है, वेस्ट बंगाल, और जो मिटकाशरा होता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रिवेल करता है। दया भाग में मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स पार्टनर्स बन सकते हैं, जबकि मिटकाशरा में सिर्फ मेल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आया पार्टनरशिप। एचयूएफ खत्म, सोल प्रोप्राइटर खत्म। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लायबिलिटी, हमने एक्टिव पार्टनर पढ़ा जो सब कुछ करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सीक्रेट पार्टनर जिसको हम पब्लिक से छुपा के रखते हैं, नॉमिनल पार्टनर जो अपना नाम यूज करने को देता है, और दो तो बड़े अजीब से थे, ये पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एस्टोपल जो जानबूझ के शो ऑफ करता है कि मैं पार्टनर हूँ, और होल्डिंग आउट जो डिनाई नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। एस्टोपल में आप रीजन पढ़ो एक बार और, द पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट शोज इंप्रेशन दैट ही इज पार्टनर, जो शो करता है कि मैं ये पार्टनर हूँ। होल्डिंग आउट शो नहीं करता है लेकिन डिनाई भी नहीं करता है ना। एक तो होता है कि आप शो कर रहे हो कि मैं पार्टनर हूँ, और एक होता है कि आप शो नहीं कर रहे हो लेकिन आप डिनाई नहीं कर रहे हो कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो पार्टनर बाय एस्टोपल शो करता है और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डिनाई नहीं करता है, इसलिए वो पार्टनर्स बन जाते हैं। अच्छा जी, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास आई थी, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, दैट वाज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये रही, remember, on the basis of duration, on the basis of liability. On the basis of duration हमारे पास दो होती है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? एनीबॉडी कैन आंसर। कभी भी अपने हाँ, साथ कभी भी अपने छोड़ सकते हैं मर्जी से पार्टनरशिप। तोड़ते हैं। हाँ, क्या देके तोड़ते हैं, लेकिन क्या देना पड़ता है पहले? कंसेंट। हाँ, बट एक वर्ड था आप भूल गए, क्या देगा पार्टनर जब पार्टनरशिप टूटेगी? पार्टनर को पहले क्या देना पड़ेगा? द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप एंड्स विद द विल ऑफ अ पार्टनर, और जैसे ही पार्टनर क्या दे देगा? नोटिस। कोई बात नहीं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप विल एंड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टाइम और टास्क। जब तक कोई पर्टिकुलर टाइम या टास्क खत्म नहीं होता है, ये पार्टनरशिप खत्म नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वो होती है जिसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड वाली में किसी एक की अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लिमिटेड होती है ना, किसी एक की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड वाले में सारे पार्टनर्स जो भी एक्ट करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर में सिर्फ वही पार्टनर एक्ट करेगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जिनकी लिमिटेड है वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी को शॉर्ट में एलएलपी बोलते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसका ऑप्शनल है। वो 1932 में आती है और ये आती है 2008 में।
इसका एक्ट सेपरेट है, एलएलपी का एक्ट सेपरेट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। एलएलपी का एक्ट सेपरेट है 2008 और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि अनलिमिटेड पार्टनरशिप वाली में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और उसका एक्ट भी अलग है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। और फिर हमने पढ़ा था, ये हो गया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये रहा नेक्स्ट क्लास हमारी। फिर हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़े थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे कि पार्टनरशिप के ही और क्वेश्चंस ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद ये पढ़ा था पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट, कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई थी जो पार्टनरशिप डीड के अंदर आती है, देखो बोर्ड पे। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, पार्टनर्स के नाम, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मेनी मोर थिंग्स। कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अपने डाउट्स पूछ सको। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। आगे आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जरूर आएगा आपके पेपर में, जरूर 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 आएगा कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड ना कराए तो उसका क्या इफेक्ट है, जो आपने मुझे खुद ही बता दिया था कि फिर वो केस नहीं कर सकता। यू कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी, यू कैन नॉट स्यू अदर पार्टनर, यू कैन नॉट स्यू अदर फर्म। आप किसी पर भी कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर खत्म, पार्टनरशिप खत्म, एचसीएफ खत्म। फिर हमने शुरू किया था कंपनी, और कंपनी का पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कंपनी, व्हिच वाज क्वेश्चन नंबर 12, आपको दिख भी रहा होगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती, पब्लिक करती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, ये चीजें बिल्कुल रट जानी चाहिए। प्राइवेट कंपनी की कैपिटल मिनिमम 2 लाख, पब्लिक की 5 लाख। प्राइवेट में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 2, पब्लिक में 3। प्राइवेट कंपनी अपने लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड लगाएगी। और क्या सिखाया था, कंपनीज एक्ट 2013 में एक और नई कंपनी आई है, दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही बंदा कंपनी चला सकता है, पर 2 बातें, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। दीदी, हाँ जी दी जो हमने वो सीखा था कि प्राइवेट कंपनी में 2 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और पब्लिक में 5 लाख, वो कहाँ पर लिखा है, मतलब बताएंगे तो। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा है कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 लाख रुपए होने चाहिए और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लाख। ये कैसे पता चलेगा, जब आप एमओए बनाओगे तो एमओए में वो कैपिटल क्लॉज होता है ना, तो उसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन करनी होती है कि आप कितनी की कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे वो चेक हो जाएगा कि आप मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर है बेटा जी? अभी लॉ चेंज है। हाँ, अभी लॉ चेंज हुआ है, पर क्या है, अभी एनसीईआरटी में चेंज नहीं आया ना बच्चे, तो हमारी एनसीईआरटी तो अभी इसी डाटा से एओ के हिसाब से होता है ना। हाँ, लेकिन अब क्या है, अभी ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं आई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं बट एनसीईआरटी में नहीं आई है, तो सिलेबस अभी यही चल रहा है। और ये भी ओपीसी भी अभी क्या लिखेंगे फिर? एग्जाम में भी यही लिखेंगे बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है ना अभी तक। वो जो चीजें चेंज हुई है ना, वो अभी बुक्स में नहीं आई है, तो जब तक वो बुक्स में अमेंड होके नहीं आएगी तब तक हम उसको आंसर में नहीं लिख सकते। वो अमेंड होके तब आएगी जब वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। अभी ऐसा है कि रास्ते में अभी पास हुई है, अभी लोग मतलब क्लियर कर दें कि हाँ ये डन है, फिर वो बुक्स में आएगी, फिर आप उसको पढ़ोगे। जैसे ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी भी पिछले साल ही बुक्स में आया है, लेकिन ये बंद तो 2013 में ही गया था, तो हम इसको 1-2 साल से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आ बहुत पहले गया था, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ठीक है जी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट हुआ, जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा, कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है बेटा जी,
वो 4 स्टेजेस में होता है। ये सीख लो भाई बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन। प्रमोशन का काम कौन करता है? प्रमोटर। एक प्रमोटर अपॉइंट किया जाता है जो प्रमोशन का काम करता है, जिसमें वो सबसे पहले काम करता है फीजिबिलिटी स्टडी, जिसमें 3 तरीके की स्टडी आती है, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल। फिर वो आपको नेम का अप्रूवल लाके देता है। जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, दूर दूर तक किसी भी बड़ी पर्सनालिटी के साथ रिजेंबल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं तो नाम के लास्ट में लिमिटेड होना चाहिए। इसके अलावा बेटा जी वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और सारे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। क्या सिखाया था? एक लाइन आप भी याद कर लो इसके बारे में, कि तैयारी हो चुकी है और अभी बारात ले जाना बाकी है, अभी तो हमें आरओसी के ऑफिस में जाना है, अभी तो हम गए नहीं है। जब हमारी सारी तैयारी हो जाती है उसके बाद हम आरओसी के ऑफिस में जाते हैं, जिस स्टेज का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन। और जब हम आरओसी के ऑफिस में जाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा सबसे पहला और सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसके बीच में रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर्स एक्सप्लेन किया जाता है। दिस इज कंपलसरी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और इसमें 6 बातें आती हैं। एक तो कंपनी का नाम, कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस, लायबिलिटी लिमिटेड है, ये आ गई। जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, जो अभी बोला था प्राइवेट में मिनिमम 1 लाख होती है और पब्लिक में मिनिमम 5 लाख होती है। फिर एसोसिएशन जी 2 क्लॉज, लाख लिखा हुआ था हाँ मिनिमम 2 लाख, डिफरेंशिएशन में। ठीक है, मिनिमम 2 लाख और मिनिमम 5 लाख, सॉरी। और एसोसिएशन क्लॉज में सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, कि एमओए में कौन कौन साइन करेगा। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है और आपके अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या काम आप कर रहे हो, वो सब कुछ आपको एमओए में मेंशन करना पड़ता है। ऑल द 6 क्लॉजेस शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन दी एमओए। ऑल द 6 क्लॉजेस शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन दी एमओए। उसके बाद बेटा जी अगला डॉक्यूमेंट आता है दैट इज एओए। एमओए के बाद आता है एओए। एओए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, मतलब नंबर 2 का डॉक्यूमेंट है, नंबर 2 डॉक्यूमेंट है। और ये रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इनसाइडर्स बताता है। इसको बनाना ऑप्शनल है, अगर आपका बनाने का मूड नहीं है तो चलेगा। आप कंपनीज एक्ट 2013 में जो टेबल एफ है उसके रूल्स का पालन कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली। तो या तो अपने रूल्स बना लीजिए और या फिर टेबल एफ के रूल्स को फॉलो कर लीजिए। नंबर 3 विल बी डायरेक्टर्स कंसेंट, रिटर्न कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, कि वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स बने हैं और अपनी मर्जी से इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं कि कल को वो मुकर ना जाए। एग्रीमेंट, अगर आपका किसी के साथ हुआ है, सीईओ, एमडी, कोई भी एग्रीमेंट, सैलरी का एग्रीमेंट या शेयर देने का एग्रीमेंट, कुछ भी हुआ है, उसकी कॉपी लगानी है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देना है कि आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर चुके हैं। और बेटा जी साथ में देने हैं बहुत सारे पैसे, विच इज कॉल्ड एज फीस। अगर आरओसी वाला आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वैलिड समझता है, वेरीफाई करेगा वो, तो उसके बाद वो आपको क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जैसे ही वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, आपकी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी। याद रखना मेरी बात को, जैसे ही वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, आपकी कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी। मजा आ जाएंगे, आपकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, है ना, ये लिखा है ना मैंने, आपकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी 2 ही स्टेजेस में बनती है, क्योंकि वो शेयर वेयर तो इशू करते नहीं है, तो वो 3rd स्टेज पे जाके क्या करेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी 3rd स्टेज पे जाती है, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसमें वो शेयर इशू करते हैं पब्लिक को। क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले वो सेबी का अप्रूवल लेते हैं, याद होगा आपको, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। फिर प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट द पब्लिक। फिर एप्लीकेशंस आएंगी, तो वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के एप्लीकेशंस तो हैंडल कर नहीं सकते, इसलिए वो बैंकर या ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। फिर काउंटिंग होती है, काउंटिंग मिनिमम 90% होनी चाहिए। अगर मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आती हैं
तो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार में रजिस्टर्ड करके आप अपने शेयर्स को फाइनली अलॉट कर सकते हो। फिर इन्होंने मुझे कहा था कि क्या पता चल रहा है कि 90% आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे तो दीदी कोई चीटिंग भी कर सकता है। तो फिर मैंने स्टेज 4 एक्सप्लेन करी थी कि आपको आरओसी को 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करवानी है, उसके बाद आरओसी वाला आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू करेगा, तभी आपकी कंपनी बनेगी। तो बेटा जी आप कहीं पर भी चीटिंग नहीं कर सकते हो। 90% एप्लीकेशंस आएंगी तभी शेयर इशू होंगे, तभी आरओसी वाला उसको चेक करेगा, अप्रूवल देगा और आपको एक और सर्टिफिकेट इशू करेगा विच इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्राइवेट कंपनी 2 स्टेजेस में बनती है, पब्लिक कंपनी 4 स्टेजेस में बनती है। प्राइवेट कंपनी को 2 ही सर्टिफिकेट चाहिए जबकि पब्लिक कंपनी को 4 सर्टिफिकेट चाहिए। सॉरी प्राइवेट कंपनी को 1 सर्टिफिकेट चाहिए, पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए। प्राइवेट कंपनी 2 स्टेजेस में बनती है और पब्लिक कंपनी 4 स्टेजेस में बनती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, सारा ही पढ़ चुके हैं भाई, इतना सारा। अब आप बोलो क्या डाउट है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है इसलिए मैंने आपको रिकैप दिया है, छोटा चैप्टर नहीं है, पूरे बीएसटी का ये आई गेस सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसका रिवीजन कराने से पहले भी सोचना पड़ता है, इतना बड़ा है। तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब आप बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 13 था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मैं क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करूंगी अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, सेबी अप्रूवल बता देना। अच्छा सेबी अप्रूवल बेटा जी, शेयर जो भी शेयर्स होते हैं वो जिसके अंडर चलते हैं उसे सेबी बोलते हैं। जैसे जो देश की करेंसी होती है, नोट्स और कॉइन्स, वो आरबीआई के अंडर चलती है। सारे बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई के अंडर चलते हैं। सेम वैसे ही जो शेयर बाजार की अप डाउन होता है वो सब सेबी के अंडर चलता है। तो सेबी जैसे एक आरबीआई है बिल्कुल वैसे ही सेबी है, बस फर्क इतना है कि आरबीआई करेंसी देखती है और सेबी देश का शेयर बाजार देखता है। तो देश का शेयर बाजार देखने का जो काम है वो सेबी का है। जितनी भी सिक्योरिटीज डील होती है, हमें लगता है कि सिर्फ शेयर ही होता है, शेयर फेमस है, लेकिन और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज में डील किया जाता है, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट्स। तो इन सबकी डीलिंग देखने का काम सेबी का होता है। तो जब आप शेयर इश्यू करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे सिलेबस में इतना ही है, बाकी हमारे सिलेबस में 12th में सेबी के बारे में बहुत कुछ आएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, ऑलमोस्ट एंड ही हो गया बस। डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। इसके बाद हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2, इन 2 चैप्टर्स का पहले एक बार रिवीजन करेंगे, फिर 3 पे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। वैसे तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बट स्टिल कोई नहीं, एक बार डिफरेंस तैयार कर लेते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। आप 3 कॉलम्स बना लीजिए। बेसिस, पहला कॉलम बनेगा बेसिस, दूसरा कॉलम बनेगा, पहला कॉलम बनेगा बेसिस, दूसरा कॉलम बनेगा एमओए और तीसरा कॉलम बनेगा एओए। बेसिस, एमओए, एओए। लिखिएगा पहला बेसिस करना। अब आप लोग ट्राई करना, मेरा काम तो हो गया, मैंने तो आपको सारा रिवाइज करा दिया। बेसिस, एमओए, एओए। मैं आपको कुछ बेसिस देती हूँ, आप डिफरेंस बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला बेसिस है बेटा जी ऑब्जेक्टिव्स। एमओए क्यों बनता है और एओए क्यों बनता है? ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है पोजीशन,
थोड़ा सा स्पेस देके। तीसरा है नेसेसिटी। चलो पहले ये तीनों कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो स्पेस ज्यादा नहीं है वैसे। नेसेसिटी, ऑल्ट्रेशन, और रिलेशनशिप, बस दैट्स इट। चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी देती हूँ। करिए ट्राई। एमओए क्यों बनाया जाता है और एओए क्यों बनाया जाता है? आउटसाइडर्स के लिए, एमओए आउटसाइडर्स के लिए मेन डॉक्यूमेंट ऑफ टॉप, और एओए इनसाइडर्स। वो तो रिलेशनशिप में यही बात है। लो मेन रिलेशनशिप, डॉक्यूमेंट ऑफ टॉप, हाँ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ टॉप। जो एमओए है बेटा जी, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों बनाया जाता है, किसके लिए नहीं बनाया जाता, क्यों बनाया जाता है। एमओए क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव डिस्क्लोज किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज डिस्क्लोज्ड। और कितने क्लॉजेज में डिस्क्लोज किया जाता है आपको तो ये भी पता है। कंपनी की सारी मेन बातें इसमें डिस्क्लोज की जाती हैं इन 7 क्लॉजेस। 7 क्लॉजेस में कंपनी की मेन बातें इसमें डिस्क्लोज की जाती हैं। और एओए में बेटा जी क्या आते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। सब्सिडी आउटकम, हाँ, वो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि रूल्स एंड सब्स्टिट्यूट है कि रेगुलेशंस। नहीं। फिलहाल आता क्या है उसमें? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और एमओए में कितने क्लॉजेस आते हैं? 7 क्लॉजेस। अब नेक्स्ट सोच समझ के, मतलब हमारी जो बात है वो हमारे बेसिस से बेटा जी रिलेट भी करनी चाहिए ना, हमें ऐसे उसको जोड़ना है। पोजीशन, एमओए और एओए, सोच के कौन सा मेन है और कौन सा सेकेंडरी है? एमओए इज MOA मेन is एंड main and एओए AOA इज is secondary. सेकेंडरी। एग्जैक्टली तो पोजीशन में एमओए की पोजीशन कौन सी है? प्राइमरी। और एओए की पोजीशन कौन सी है? सेकेंडरी। भी सब्सिडरी भी लिख सकते हैं। सब्सिडरी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकेंडरी सब्सिडरी एक ही बात है। ठीक है जी। नेसेसिटी, सोच के MOA की ज्यादा दी। ज्यादा है। कौन सा कंपलसरी है, कौन सा ऑप्शनल है? चलो मैं आपको 2 वर्ड्स दे देती हूँ। एमओए कंपलसरी है। MOA is MOA is compulsory and compulsory AOA is and AOA optional. is not compulsory. AO is not compulsory, AO is optional. What is the substitute of AOA? टेबल एफ Table F 2013 of एक्ट। Companies Act 2013. Substitute is table F of Companies Act 2013. Very good. ठीक है जी, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है। ऑल्ट्रेशन बेटा जी मतलब कि चेंजेस, किसको चेंज करना आसान है और किसको चेंज करना मुश्किल है। देखो चेंज तो दोनों ही होते हैं। AOA को चेंज करना इजी है। इजी है एग्जैक्टली क्योंकि एओए छोटा डॉक्यूमेंट है भाई, तो छोटे डॉक्यूमेंट को चेंज करना हमेशा आसान होता है। और एमओए एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर ऑल्ट्रेशन देखा जाए तो एमओए का कॉम्प्लेक्स है और एओए का इजी है। ऑल्टर तो दोनों ही हो सकते हैं बट एमओए थोड़ा मुश्किल से ऑल्टर होता है। आप लिख सकते हो इसमें कॉम्प्लेक्स मे बी रिक्वायर्ड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट की, आरओसी की, इन सब की परमिशन की जरूरत पड़े। बट एओए तो आप अपने अंदर ही अंदर आराम से ऑल्टर कर सकते हो। कैन बी इजीली ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। मतलब रिजोल्यूशन मतलब कोई अंदर के लोग भी कोई आपस में मीटिंग करके एओए को चेंज कर सकते हैं। बट एमओए को चेंज करना इज क्वाइट अ टफ प्रोसेस। लास्ट आता है रिलेशनशिप, जो आपने पहले ही बता दिया था। एमओए establishes Outsiders. exactly establishes relation with outsiders। ये आउटसाइडर्स के लिए होता है। और इट establishes relationship with insiders। Insiders. relationship with insiders।
आप नोट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। हम बुक का ना कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, स्पेशली एनसीईआरटी वाले तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। डन, तो लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी फैक्टर्स। और भी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके लिए ढूंढ लूंगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर दी फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में, काफी बार आया है, 6 मार्क्स में भी आता है क्वेश्चन। व्हाट आर दी फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। मैं आपको इतना सब पढ़ा चुकी हूँ ना कि आई एक्सपेक्ट कि ये आंसर आप खुद भी लिख सकते हो, बट स्टिल अगर मुझे, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको 6 पॉइंट्स बताने हैं कि आप इतना बिजनेस बिजनेस कर रहे हो चैप्टर 1 से, कि बिजनेस होता है, ऐसे होता है, बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, रिस्क होता है, ये होता है, वो होता है। तो इतनी सब चीजें डिसाइड पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो व्हाट आर दी फैक्टर्स टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। आप क्या चीजें कंसिडर करेंगे? कैपिटल। एग्जैक्टली, सबसे पहले कैपिटल। लेकिन मुझे लगता है कि कैपिटल से भी पहले एक चीज है विच इज जी कॉल्ड, पहले गुड्स किसमें Idea. डील करनी है। हाँ, किन गुड्स में डील करना है। एग्जैक्टली, सबसे पहला कैपिटल भी बेटा जी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आप समझ, कैपिटल तो हम बिल्कुल सोचेंगे, वो तो सोचनी है, बट उससे पहले सबसे पहले हमेशा आता है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, इसमें से याद नहीं करना है कुछ, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस मतलब आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। आपने पढ़ा है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज चैप्टर 1 में, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी टर्शियरी। सेकेंडरी टर्शियरी। तो आप किस में जाना चाहते हो, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? तो आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हो, व्हाट इज द लाइन ऑफ बिजनेस यू आर इंटरेस्टेड इन। आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो, टेलीकॉम का बिजनेस करना चाहते हो, फुटवेयर का, रेस्टोरेंट्स का, जिम्स का, किस चीज का? तो सबसे पहले आपको बिजनेस की क्या सिलेक्ट करनी पड़ती है, लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि बेटा जी आज के टाइम पे एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मान लो आप फिटनेस की लाइन में बिजनेस करना चाहते हो, तो फिटनेस की लाइन में आप कोई स्पा वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, आप स्विमिंग पूल वाला भी कॉन्सेप्ट ला सकते हो, एरोबिक्स वाला भी ला सकते हो, योगा भी ला सकते हो, जिम भी ला सकते हो, सप्लीमेंट स्टोर भी ला सकते हो। अच्छा, अगर आप फिटनेस की लाइन में जाना चाहते हो, आप डाइट का भी कुछ ला सकते हो। यानी ये अलग अलग चीजें हैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर, है तो फिटनेस इंडस्ट्री ही। दो द थिंग इज कि फिटनेस इंडस्ट्री भी बहुत वास्ट है। अगर आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो तो वो तो बेटा जी और भी वास्ट है। कौन से कपड़े, रेडीमेड क्लोथ्स या नॉर्मल क्लोथ्स, है ना, रेडीमेड या अनस्टिच्ड, क्या करना चाहते हो। फिर मेंस का करना चाहते हो, वुमेन्स का करना चाहते हो या किड्स का करना चाहते हो। फिर मेंस में भी बहुत कुछ आता है, कैजुअल होता है, कैजुअल अलग होते हैं, और आपके मतलब अलग अलग कैटेगरीज है, वेडिंग के अलग होते हैं। तो आप किस लाइन में डील करना चाहते हो, बहुत, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। तो द नंबर 1 थिंग इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि आप किस लाइन में घुसना चाहते हो, बिजनेस की किस लाइन में घुसना चाहते हो। बिकॉज इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, और एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू सेलेक्ट दैट लाइन
you have to select that line of business which ensures maximum profit at minimum risk. नहीं, वही तो सबसे बेस्ट है, जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे मिनिमम रिस्क में मिले, तो भाई वही बेस्ट है। तो मुझे उस हिसाब से बिजनेस की लाइन को सेलेक्ट करना पड़ता है। और बेटा जी बिजनेस की लाइन ना थोड़ा सा इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास का कस्टमर कैसा है, आप समझ सकते हो। जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन है आप समझ सकते हो। अब मैं हरिद्वार जैसे शहर में 7 स्टार होटल खोल दूं तो कोई फायदा नहीं है ना, बिकॉज पीपल आर नॉट मच लाइक दैट। अब यहाँ पे फरारी का शोरूम खोल के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें जो बिजनेस की लाइन सिलेक्ट करनी है उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आसपास का क्राउड कैसा है, कस्टमर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, उस हिसाब से फिर हम बिजनेस की लाइन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा आता है बेटा जी साइज ऑफ बिजनेस। कैपिटल की बात तो मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगी। साइज ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, आप लार्ज स्केल बिजनेस खोलना चाहते हैं या आप स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो आपने बोला कि कैपिटल देखनी है, मैं आपको बोल रही हूँ पहले साइज देखोगे तभी तो कैपिटल देखोगे। अगर आपको लार्ज स्केल खोलना है तो आपको बेटा जी कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर आपको स्मॉल स्केल खोलना है तो कम कैपिटल से भी काम चल जाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस स्केल पे वर्क करना चाहते हो, स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे। तो दूसरा आता है साइज ऑफ बिजनेस। तीसरा आता है लोकेशन। अब आप सोचो ये मैटर करती है कि नहीं, ये सब चीजें भी तो कैपिटल पे असर डालेगी। तीसरा आता है लोकेशन। लोकेशन कैसे डिसाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कहाँ कस्टमर ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए, तो व्हाट आर दी फैक्टर्स टू बी कंसीडर की हम बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले बोला कि यू हैव टू सिलेक्ट अ लाइन ऑफ बिजनेस, कि आप किस लाइन का बिजनेस करना चाहते हैं, आप किस साइज का बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। मैं बात कर रही थी लोकेशन की, कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ बिजनेस। और बेटा जी लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, लोकेशन डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ, आपके आसपास क्या अवेलेबल है। लोकेशन डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा वो आसपास अवेलेबल है कि नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या हिसाब किताब है, कस्टमर किस हिसाब से है, वहां पे हर चीज होता है, एवरीथिंग। पावर सप्लाई, बैंकिंग की सर्विस है कि नहीं है, आसपास वेयर हाउस है कि नहीं है सामान स्टोर करने के लिए, एंड एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों पर आपके बिजनेस की लोकेशन डिपेंड करती है कि आप बिजनेस कहाँ करोगे। अब जैसे मान लो आपको फैक्ट्री खोलनी है तो थोड़ा आउटर एरिया भी चलेगा, और अगर आपको रिटेल बिजनेस करना है तो आपको बिल्कुल मेन मार्केट में करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। कुछ लोग तो बिजनेस में सिर्फ लोकेशन की वजह से ही कमाते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग तो बिजनेस में सिर्फ लोकेशन की वजह से ही कमाते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन इतनी प्राइम, इतनी बढ़िया होती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजा की तरह बैठे हैं और लोकेशन की वजह से कमा रहे हैं। तो इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हो। तो साइज हो गया, सिलेक्शन ऑफ लाइन हो गया, लोकेशन हो गया। फोर्थ आता है बेटा जी जो जिसकी बात आप कर रहे थे, दैट इज कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में आपको क्या क्या डिसाइड करना है। एक तो आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कहां से लाओगे, डन। और फिर उसे कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। तीनों क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं कि आपको कितनी अमाउंट रेस करनी है, मतलब कितना पैसा आपको लगभग लगता है कि आपको बिजनेस के लिए चाहिए, एंड व्हाट आर दी सोर्सेस, कहां से लाने के बारे में सोच रहे हो आप। और थर्ड इज यूटिलाइजेशन। सोर्सेस क्या सोच रहे हो, पापा से मांगने हैं कि मम्मी से मांगने हैं, कि बैंक से लोन लेना है, कि क्या करना है, दोस्त से मांगने हैं, व्हाट विल बी द सोर्स। और यूटिलाइजेशन मतलब कि कहाँ पे आप इसको यूज करोगे, कहाँ पे कितना यूज करोगे। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट है, खोलना है, बहुत चीज होती है। तो कहाँ पे कितना कितना खर्च करने की आप सोच रहे हैं। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द सोर्स, एंड व्हाट विल बी द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। लोकेशन क्या रहेगी, साइज क्या रहेगा, किस लाइन का बिजनेस करना चाहते हो, और कुछ बताओगे।
सब तो बता दिया। और कुछ एक आधा कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता हो मैं तो बताऊंगी। एक और बता दूं मैं, चॉइस ऑफ ओनरशिप, ये भी तो करनी पड़ेगी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ओनरशिप कितने तरीके से हो सकती है, लगाओ तुक्का फटाफट, अब इतना तो बोलो। ओनरशिप अमंग कितने तरीके से हो सकती है? सोल प्रोप्राइटरशिप और और पार्टनरशिप। और मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकती हूँ। कंपनी। हाँ, अगर मेरे पास एंसेस्टर प्रॉपर्टी पड़ी है बेटा जी तो मैं एचयूएफ भी कर सकती हूँ। क्या HUF प्रॉब्लम है ना? तो मैं एचयूएफ भी कर सकती हूँ, पार्टनरशिप भी कर सकती हूँ और कंपनी भी खोल सकती हूँ। सब कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि बेटा जी थोड़ा सा वो बिजनेस से हटके होता है, वो भी पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप 4 चीजें तो देखो कर ही सकते हो, कैसे भी कर लो। आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि चारों में से क्या करना है, फिर वो आप पढ़ के आए थे ना इतने सारे बेसिस, इट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस। मैंने आपको इतने सारे बेसिस तो पढ़ाए हैं, आप अपने हिसाब से देख लो, फॉर्मेशन के हिसाब से, कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से, एक सेकेंड, फॉर्मेशन के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से, कॉन्फ्लिक्ट्स के हिसाब से, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, हमने बहुत सारे बेसिस पढ़े हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं बेटा जी कि मैं हूं और सारे डिसीजंस मैं ही लूं, तो यू शुड गो फॉर सोल प्रोप्राइटर। अगर आप चाहते हो कि मेरे को डिसीजन में लोगों का ओपिनियन अच्छा लगता है, जो कि आजकल लोगों को लगता नहीं है, तो आप पार्टनरशिप और कंपनी के लिए भी जा सकते हो। अगर आपसे अकेले सारी कैपिटल अरेंज नहीं हो पा रही है तो आपको पार्टनरशिप के लिए जाना ही पड़ेगा। खुद सोचो भाई, मेरे बस का नहीं हो रहा, जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, आई एम अनेबल टू अरेंज दैट, तो मुझे कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना, तो पार्टनरशिप। फिर लड़ाई झगड़े से आप दूर रहना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर, और अगर आप लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो मेंटली तो आप पार्टनरशिप या कंपनी कर सकते हो, क्योंकि उसमें देखो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है। प्रॉफिट अगर आप बांटने के लिए तैयार हो तो पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ पे जा सकते हो। अगर सारा प्रॉफिट खुद ही चाहते हो तो यू शुड गो फॉर सोल प्रोप्राइटर। तो ऐसे हमने बहुत सारे बेसिस पढ़े हैं इनके मैरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ओनरशिप आपके लिए सूटेबल है। बट आपको डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि अकेले करना है, फैमिली के साथ करना है, दोस्तों के साथ करना है, या बाहर वालों के साथ करना है ना। 4 वर्ड्स बिल्कुल सही बोले मैंने। अकेले करना है तो सोल प्रोप्राइटर, फैमिली के साथ करना है तो एचयूएफ, दोस्तों के साथ करना है तो पार्टनरशिप, और अगर बाहर वालों के साथ करना है तो कंपनी। डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। तो आपको ओनरशिप सेलेक्ट करनी है, लोकेशन, कैपिटल, साइज ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ बिजनेस, और एक लास्ट पॉइंट के साथ खत्म करेंगे क्वेश्चन, दैट इज टैक्स प्लानिंग। हर बिजनेस में सरकार बहुत सारा क्या लगाती है, टैक्स। और अब तो आपको पता है कि एक नया टैक्स आया है जिसका नाम है जीएसटी। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में भी। और जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये नया तरीके का टैक्स आया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका पुराना नाम है बेटा, पुराना नाम कैसे बताऊं, क्योंकि ये तो बहुत सारे टैक्स से मिलकर बना है। लेकिन बोल सकते हैं कि पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, उन सब की जगह ये मिलके जीएसटी बना है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसकी हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इन द सेंस कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, टैक्स फाइल कैसे होगा, कितना रेट ऑफ टैक्स है। मान लो मैंने कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जिसपे सरकार बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स ले रही है, तो ये सब चीजें पहले से करनी पड़ती है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है कि सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर इस बिजनेस से रिलेटेड क्या है। अगर सरकार इसमें भाई बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है तो फिर तो इससे दूर ही रहो, कमाओगे क्या, सारा तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो इसलिए टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, ओनरशिप सेलेक्ट करनी पड़ती है, बिजनेस की लाइन, बिजनेस का साइज, लोकेशन और कैपिटल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले
डिसाइड करने पड़ते हैं। These are the factors to be considered before starting the business. तो आपसे 6 मार्क्स में पूछेंगे ये क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं इन फैक्टर्स को कंसिडर करूंगा। फटाफट से इसका रीकैप ले लो और इसे नोट कर लीजिए, बी क्विक। मैं आपको पहले वाला पेज भी दिखा देती हूँ, वो शायद कुछ बच्चों का नोट नहीं हुआ होगा अभी, फिर ये वाला दिखा दूंगी। लीजिए थोड़ा सा जल्दी। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये वाला भी पढ़ाया, ये तो हो गया नोट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा ऑलमोस्ट हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेटा जी, इसके फेयर नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ ग्रुप में। आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप पूछो और याद कर लो इन्हें, 2 चैप्टर्स को। इस चैप्टर में बस कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा एक टॉपिक बचा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी।